Hi everyone. Today we are going to discuss about changes made in Hindu adoption laws by Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. Today we are going to discuss about what are the major changes brought up by Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. जैसे कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजरली हिंदू लॉ का कोडिफिकेशन किया गया जिसमें कि मेजरली 4 एक्ट्स आए. उनमें से एक है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. दिस एक्ट केम इनटू इन एग्जिस्टेंस ऑन 21 दिसंबर 1956. जो भी एडल्ट हिंदू पर्सन अडॉप्शन करेगा वो इस एक्ट के थ्रू गवर्न होगा. द एक्ट प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस एंड ऑल द राइट प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू अडॉप्टेड चाइल्ड एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स. ये राइट्स में जो भी राइट्स और प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एराइज होती हैं अडॉप्शन प्रोसेस में वो सब इस एक्ट में मेंशन की गई हैं. ये लॉ जो है जो एक्ट है द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट जो हमारा क्लासिकल हिंदू लॉ था, जो हमारे पास क्लासिकल हिंदू लॉ था उसको काफ़ी हद तक मेजरली काफ़ी हद तक उसको चेंज कर दिए गया है. और वो क्या क्या चेंजेस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. इस एक्ट में द एक्ट विल अप्लाई ओनली टू हिंदूज बट द टर्म हिंदू हैज़ बीन इंटरप्रेटेड इन ए वेरी वाइड कोनोटेशन एज टू इंक्लूड जैन, सिख्स एंड बुद्धिस्ट. हिंदूज जो क्लासिकल हिंदू लॉ था वो भी हिंदूज पे ही एप्लीकेबल था बट वहाँ पर कहीं भी हिंदू टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, डिफ़ाइन नहीं किया गया था. इस एक्ट में हिंदू टर्म को डिफ़ाइन किया गया है और इसको एक वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया है. इस एक्ट में हिंदू वर्ड को एक वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया है जिसमें जैन, सिख्स एंड बुद्धिस्ट सभी को इंक्लूड किया गया है. जो भी कस्टम्स प्रिवेल थी इस एक्ट आने के पहले, जो भी कस्टम प्रिवेल थी जो कि क्लियर नहीं थी रिगार्डिंग अडॉप्शन, वो सब ये एक्ट आने के बाद से वो सीज हो गई हैं. अब जो भी एक्ट में मेंशन किया प्रोवाइड किया गया है जो भी वैलिडेशन के लिए वही सबको वैलिड अडॉप्शन के लिए एसेंशियल माना जाएगा. अदरवाइज जो भी कस्टम्स जो कि वायलेट करती हैं वैलिडिटी को, कस्टम्स की वैलिड अडॉप्शन की वैलिडिटी को, उन सबको सीज कर दिया गया है. नेक्स्ट मेजर चेंज था द एक्ट स्पेशली अफेक्टेड द राइट एंड कैपेसिटी ऑफ ए हिंदू फीमेल टू अडॉप्ट ए चाइल्ड. जो हमारा क्लासिकल हिंदू लॉ था उसमें फीमेल को किसी भी तरीके का डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था रिगार्डिंग अडॉप्शन. इवन जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी वहाँ पर भी विडो के पास कोई भी राइट नहीं था फॉर डिसीजन मेकिंग पावर. अगर वो एज ए विडो किसी को अडॉप्ट करना चाहती है तो वहाँ पर उसको उसके हस्बैंड की कंसेंट लेना ज़रूरी रहता था. ये प्रिज्यूम किया जाता था कि उसने अपने हस्बैंड की प्रायर कंसेंट ली है और उस अडॉप्शन को का डेट जो है वो हस्बैंड की डेथ से माना जाता था. अडॉप्शन की डेट का, एक्चुअल अडॉप्शन का जो डेट है उसको नहीं कंसीडर किया जाता था प्रायर, जो कि हस्बैंड की डेथ का डेट होता था वहाँ से उस अडॉप्शन को कंसीडर किया जाता था. इवन वहाँ पर उसके हस्बैंड के जो भी सपिंड रिलेटिव अवेलेबल हैं उनसे भी कंसेंट लेना मस्ट होता था ओल्ड क्लासिकल लॉ हिंदू लॉ में. प्रेजेंट एक्ट में मैरिड वुमेन कैन नॉट अडॉप्ट ए चाइल्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ हर हस्बैंड विदाउट हिज कंसेंट. मैरिड वुमेन जो है अकेले किसी भी चाइल्ड का अडॉप्शन नहीं ले सकती है. सिर्फ वहाँ पर उसको अपने हस्बैंड, अगर हस्बैंड अलाइव है तो उसकी कंसेंट लेना मस्ट है. बट आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड शी becomes fully competent to adopt a child. बट हस्बैंड की डेथ होने के बाद वो फुली कॉम्पिटेंट होती है टू अडॉप्ट ए चाइल्ड. इवन शी कैन अडॉप्ट ड्यूरिंग हर मेडनहुड. मतलब फीमेल अपनी अविवाहित महिला भी अडॉप्शन कर सकती है. अगर किसी फीमेल की शादी नहीं हुई है तो भी वो अडॉप्शन करने के लिए एलिजिबल होंगी. नेक्स्ट मेजर चेंज हुआ कि द एक्ट प्रोवाइड फॉर द अडॉप्शन नॉट ओनली फॉर ऑफ बॉयज़ बट ऑल्सो ऑफ गर्ल्स. क्लासिकल हिंदू लॉ में सिर्फ
बॉयज़ का अडॉप्शन किया जाता था, गर्ल्स के अडॉप्शन को कंसीडर नहीं किया जाता था, सिर्फ बॉयज़ का ही अडॉप्शन को वैलिड अडॉप्शन कंसीडर किया जाता था। गर्ल्स के अडॉप्शन का किसी भी तरीके की प्रैक्टिस प्रिवलेंट नहीं थी। नेक्स्ट है, द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज ऑफ दत्ता होमम। जो एक्ट है वो किसी भी तरीके की रिलीजियस सेरेमनीज का परफॉर्मेंस को मेंशन नहीं करती है। उनके अकॉर्डिंग दिस एक्ट रिक्वायर्स ओनली is to transfer the boy or the girl physically and acceptance of the child in adoption by the adopter। यहाँ पर गिविंग एंड टेकिंग बस होना चाहिए, कोई भी रिलीजियस सेरेमनीज का परफॉर्मेंस होना मस्ट नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी राइटिंग करता है, डीड साइन होती है विथ इंटेंशन टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, अगर कोई सिर्फ एक डीड राइटिंग की जा रही है, एक एग्रीमेंट लिखा जा रहा है विथ इंटेंशन टू गिव द चाइल्ड, और वहाँ पर एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग नहीं हुआ है, तो भी उसको अडॉप्शन नहीं माना जाएगा, वैलिड अडॉप्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस अंडर द एक्ट actual giving and taking of the child is must। even in the process of giving and taking, the presence of natural parents and adoptive parents and the child is necessary। मतलब जब प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग हो, वहाँ पर प्रेजेंस 3 लोगों की ज़रूरी है। उसके नेचुरल पेरेंट्स, अगर नेचुरल पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं उसका, वो नहीं कर रहे हैं उसका अडॉप्शन, तो वहाँ पर जो भी जिनको भी वो डेलीगेट करते हैं, मतलब अगर उनके लीगल गार्जियन हैं या उनके रिगार्ड किसी को डेलीगेट किया जा रहा है, वो प्रेजेंट होना, या और अडॉप्टिव पेरेंट्स जो उस बच्चे का अडॉप्शन ले रहे हैं, एंड द चाइल्ड इज़ नेसेसरी। तो इस एक्ट के आने के बाद से रिलीजियस सेरेमनीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, एक्चुअली में फिजिकल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द चाइल्ड इज़ मस्ट। नेक्स्ट है, देयर हैज़ बीन ए significant changes in the law relating to the consequence of a valid adoption। वैलिड अडॉप्शन के कॉन्सिक्वेंस जो रिज़ल्ट होते हैं उसमें मेजरली चेंज किया गया। इसमें ये चेंज मेजर किया गया कि जैसे कि मैंने बताया कि जो भी विडो अगर प्रायर में विडो अगर किसी भी बच्चे का अडॉप्शन कर रही है तो उसको बैक डेट से कंसीडर किया जाता था। बैक डेट्स मतलब उसके हस्बैंड जब अलाइव थे तब की डेट से उस अडॉप्शन के डेट को माना जाता था, प्रिज्यूम किया जाता था, और उनकी कंसेंट, प्रायर कंसेंट को लिया जाता था बिफोर हिज डेथ। और अगर नहीं भी लिया जाता था तो ये प्रिज्यूम किया जाता था कि उनकी डेथ के पहले ही उनकी कंसेंट ले ली है। उसके साथ साथ उनको जो भी सेकंड रिलेटिव अवेलेबल होते थे हस्बैंड, वहाँ पर भी उनके कंसेंट लेना मस्ट होता था। तो अगर प्रायर डेट से अडॉप्शन का डेट कंसीडर किया जाता था तो ये बोला जाता था कि जितने भी हस्बैंड के वेस्टेड राइट्स थे, मतलब डेथ होने के पहले जितने भी उस प्रॉपर्टी में राइट्स थे, पहले की डेट से उस अडॉप्टेड चाइल्ड को मिलेगा। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। इस एक्ट के आने के बाद से ये थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। अब जिस डेट पे सन का अडॉप्शन होता है, मतलब जिस भी बच्चे का जिस दिन अडॉप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसी दिन से उसको कंसीडर किया जाता है, और जो भी उसके राइट्स होते हैं वो उस दिन से राइज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका अडॉप्शन होता है किसी फैमिली में एक विडो के द्वारा, और वो विडो उसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसको पूरी तरीके से इनहेरिटेंस राइट्स उस विडो को मिल जाते हैं। आफ्टर डेथ के बाद उसको पूरे उसकी वाइफ को इनहेरिटेंस राइट्स मिल जाते हैं। लेटर उनकी वाइफ जो है अडॉप्शन के बाद उस प्रॉपर्टी जो उनको इनहेरिटेंस में अपने हस्बैंड से प्रॉपर्टी मिली है उसको के कुछ पार्ट को सेल आउट करती है। यहाँ पर अगर अडॉप्टेड चाइल्ड उसको चैलेंज करता है, बिकॉज उसका कहना है कि बीइंग ए सन अब मैं उसका वारिश, मतलब मेरे राइट्स वहाँ पर एराइज होते हैं,
तो यहाँ पर बोला गया इस एक्ट के थ्रू कि इस डेट के अडॉप्शन से पहले उस विडो के राइट्स थे, उस प्रॉपर्टी में फुल इनहेरिटेंस राइट्स से हस्बैंड की डेथ के बाद से। यहाँ पर अडॉप्टेड चाइल्ड बाद में आया है, वहाँ पर ऑलरेडी वेस्टेड राइट्स वाइफ विडो के पास थे, उसके साथ ये किसी भी तरीके से उसको डिप्राइव नहीं कर सकता है। मतलब विडो के पास जो ऑलरेडी राइट्स थे, पावर थे रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, वो उसमें किसी भी तरीके का डिप्राइव उसको नहीं कर सकता है, वो एज इट इज़ मेंटेन रहेंगे, क्योंकि वो उसके बाद उसको इनहेरिटेंस मिल गया है। उस पास्ट में क्या था क्लासिकल हिंदू लॉ में कि उसको प्रायर डेट से उसका माना जाता था अडॉप्शन, इस वजह से हस्बैंड जब अलाइव है तब से ही उसको सारे राइट्स इनहेरिटेंस सन को मिल जाते थे। बट ये एक्ट में ऐसा नहीं है। एक्ट में जो भी उसके कोलेटरल्स उस फैमिली में, मतलब अडॉप्टिव फैमिली में जो भी कोलेटरल्स उसके अवेलेबल है, उनकी राइट्स के साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं होगा, उनको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस एक्ट में मेजरली ये चेंज हुआ। नेक्स्ट है, नाउ अंडर द प्रेजेंट एक्ट मेल हिंदू कैन नॉट अडॉप्ट ए चाइल्ड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। प्रेजेंट एक्ट में मेल हिंदू जो है वो चाइल्ड को तब तक अडॉप्ट नहीं कर सकता विदाउट टेकिंग हर कंसेंट। वहाँ पर वाइफ की कंसेंट को मस्ट माना गया है। क्लासिकल हिंदू लॉ में वहाँ पर वाइफ को किसी भी तरीके से डिसीजन मेकिंग में नहीं इन्वॉल्व किया जाता था, वहाँ पर वाइफ की कंसेंट को मैटर नहीं करती थी। वहाँ पर इवन विडो कुड नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट द कंसेंट ऑफ, मतलब विडो भी अगर उसके हस्बैंड नहीं है तो भी उसकी कंसेंट को प्रिज्यूम किया जाता था, हस्बैंड की कंसेंट को प्रिज्यूम कर दिया जाता था। बट प्रेजेंट का जो एक्ट है वो उस कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर दिया गया है। अब मेल हिंदू अगर अडॉप्ट, मैरिड मेल हिंदू अगर अडॉप्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर वुमेन की कंसेंट, मतलब उसकी वाइफ की कंसेंट लेना मस्ट है। Next, the present law of adoption has been applied to all the sub schools of मिताक्षरा as well as दया भागा। जो present adoption law है, जो एक्ट है हमारे पास, वो सभी पे इक्वली एप्लीकेबल होता है इन रिस्पेक्टिव की पार्टी दया भागा स्कूल से बिलोंग करते हैं या मिताक्षरा स्कूल से। वहाँ पर दोनों स्कूल के जो भी डिफरेंसेस थे वो हटा दिए गए और सभी पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, सभी हिंदूज पे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ नो लॉन्गर बेस्ड ऑन द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कंसिडरेशन। जो हमारा प्रायर हिंदू लॉ था वो उसका जो पर्पस होता था वो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल होता था, जिसमें ये कंसीडर एम्फसाइज किया जाता था कि स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए किसी भी को फादर और एंसेस्टर को कंटिन्यू द लिनेज के लिए ही उसको अडॉप्शन करना चाहिए। सेकुलर एस्पेक्ट्स को सेकेंडरी रखा जाता था। बट जो प्रेजेंट एक्ट है उसका मेन मोटिव है कि जो चाइल्ड है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में फर्स्ट प्राइमरी पर्पस होगा, एंड जो भी लिनेज एंड लाइन एंसेस्ट्रल की लाइन को कंटिन्यू करना वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अडॉप्शन का ऑब्जेक्ट है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ना होके सेकुलर ऑब्जेक्ट है। वहाँ पर बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है, द सेरेमनी ऑफ दत्ता होमम इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर अडॉप्शन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप किसी भी तरीके का दत्ता होमम काइंड ऑफ एक यज्ञ होता था जिसमें हवन करना के बाद ही कंसीडर किया जाता था कि वैलिड अडॉप्शन हो गया है। तो प्रेजेंट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ ए चाइल्ड मस्ट, वहाँ पर एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द चाइल्ड, अगर डीड साइन भी हो गई है बट एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं हुआ है चाइल्ड का, गिविंग एंड टेकिंग नहीं हुआ है, तो उसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। वहाँ पर उसकी सेरेमनी प्रेजेंट एक्ट में सिर्फ सेरेमनी के नाम पे है, एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग। सो ये है हमारा व्हाट आर द मेजर चेंजेस। इस एक्ट के आने के बाद ये कुछ मेजर चेंजेस हुए हमारे हिंदू लॉ में।